तो वो दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा है कौन? एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति का नाम था क्या? पहले व्यक्ति का नाम था तेंजिंग नोर्गे। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? नेपाल। और इनके साथ में गए थे कौन? एडमंड हिलेरी। और ये कौन से देश से आते थे? कंट्री ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जानते हो ना, देश का नाम, क्रिकेट टीम भी है न्यूजीलैंड की। एक्चुअली हुआ क्या करता था, यहाँ पर ये दो देशों का समूह है, ऐसा दो द्वीपों का समूह है। यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा हुआ करता था, उस ज़मीन के टुकड़े का नाम हुआ करता था जीलैंड। टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, विवर्तनिक विस्थापन हुआ, और विवर्तनिक विस्थापन की वजह से क्या हुआ, ये दोनों ही हिस्से पानी में डूब गए, पूरी तरह से ज़मीन के अंदर चले गए। लेकिन धीरे धीरे वापस जब धरातलीय विस्थापन अगेन प्रारंभ हुआ, तो दो बड़े हिस्से निकल कर बाहर आए, और इन्हीं को नाम दिया गया क्या? पहले तो था जीलैंड, और ये हो गया न्यूजीलैंड। समझ में आ गया न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड क्यों है? इसलिए न्यूजीलैंड है ये। तो ये तो प्रथम पर्वतारोही थे जो चढ़े। और कब चढ़े भाई साहब? आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं महिलाएं कैसे पीछे रह जाएं। ये कौन थी? ये आती थी जापान से, नाम था इनका ये जुंको तबई या तबेई, जो भी लिख लो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। मामला ऐसा है कि भाई जो प्रथम भारतीय था, वो प्रथम भारतीय था नहीं, थी। गजब की बात है ना, पहली बार कोई भारत में चढ़ा तो वो आदमी नहीं चढ़ा, वो कोई महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। तो दो क्वेश्चन हो जाते हैं। इनका नाम है बछेंद्री पाल। बहुत ही शानदार एथलीट रही हैं ये, नेशनल लेवल की। और कहाँ से आती थी? पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली लेडी थी, और इन्होंने सफलता प्राप्त की 1984 में। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में ये अतिरिक्त जानकारियाँ भी हो जाती है, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर कुल मिलाकर। कौन से देश में है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। कौन से देशों की सीमा पर है? नेपाल, चीन। नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। दूसरा नाम क्या है? विश्व या पृथ्वी का थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। सबसे पहले चढ़ने वाले दो व्यक्ति थे 1953 में। पहले थे तेंजिंग नोर्गे, कहाँ से आते थे? नेपाल से। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से। प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबेई, जापान से। और प्रथम भारतीय और या प्रथम भारतीय महिला कौन थे? बछेंद्री पाल, उत्तराखंड, 1984। लिख लो। मैप की प्रैक्टिस की थी क्या आप लोगों ने? घर पे जाके भरा था नक्शा? तो याद करो यार, पार पड़ेगी नहीं है इस पे।
यहाँ से आना लिख के चले जाना उसका कोई मतलब नहीं बनता, केवल ही लिखना है तो। कोई भी फैकल्टी हो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उनके अनुभवों का फ़ायदा कर लेना है तो एक बार उनकी बात भी मान के देखो थोड़ा सा, उसका तभी मतलब निकले। कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना भाई। इतना क्या लिख लिया? इतना तो मैंने नहीं लिखा यार, अतिरिक्त लिखे जा रहे हो क्या? दो दो तीन तीन शब्द लिखा करो एक बार में, तुम एक एक शब्द देखते हो फिर लिखते हो, फिर ऐसे मुंडियाँ ऐसे ऐसे होते रहते, तो दो तीन चार शब्द तो पढ़ो ना एक बार में। अबे हटा दे। ध्यान दो। अब देखो ये तो हो गई माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, जो दुनिया की भी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। बात करते हैं विश्व या हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर। इस एक क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन निकल आएंगे। विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर, हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर, दो क्वेश्चन। लेकिन लैंग्वेज को बढ़ाते हैं आगे थोड़ा सा, और जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर ही है। ये क्वेश्चन हो गए तीन। भारत का सबसे ही ऊंचा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा, और हिमालय का भी दूसरा सबसे ऊंचा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा K2। इसी को दूसरी भाषा में गॉडविन ऑस्टिन
ऊंचाई की अगर हम बात कर लें तो 8,611 मीटर। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है भाई कि ये पड़ती कहाँ पर है? ये पड़ती है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पाक अधिकृत कश्मीर। देसी भाषा में समझो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पोक नहीं है, हाँ पीओके है। ऐसे सीओके भी होता है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, पीओके और सीओके दोनों हैं। तो अब इस वजह से हम क्या है कि इसको विशुद्ध रूप से नहीं कह पाते कि भारत में स्थित है, क्योंकि जिस हिस्से में है ना वो आज की डेट में हमारे पास नहीं है। क्लेम्ड तो है वो, मतलब हम क्लेम तो करते हैं उसको, पर वो हिस्सा आज की डेट में हमारे पास नहीं है। तो फिर इससे और क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या बन जाता है वो समझो। क्वेश्चन बनता है, विश्व या हिमालय का तीसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर। दो क्वेश्चन, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर भी है। ये तीसरा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ से रुकेंगे, थोड़ा सा लिखना भी बंद करो और समझो पहले। या एक शब्द लगा रहा हूँ, इस शब्द को ऐड करते ही पूर्णतः भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर। इसका मतलब समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कोई डिस्प्यूट है। जैसे इस पे तो डिस्प्यूट है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, भारत ही में है। ठीक है, तो याद रखोगे पूर्णतः भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर, ये कौन सा हो जाएगा? इन चार क्वेश्चनों का आंसर एक ही होगा, नाम है कंचनजंगा। पड़ता कहाँ पर है ये? सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पे है, लेकिन पड़ता सिक्किम में ही है। कोई ऐसा नहीं है कि नेपाल भी क्लेम नहीं करता कि भाई हमारे कि तुम्हारे भारत ही के है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई की अगर हम बात कर ले, इसकी ऊंचाई आसानी से वैसे याद हो जाएगी। देखो कितना लिखा मैंने, और अगली गिनती। ठीक है, तो टॉप 3 माउंटेन पीक्स लिख ली हमने, जो वर्ल्ड की भी टॉप 3 है और हिमालय के भी टॉप 3 है। पहली है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। दूसरी है कौन सी? K2। और तीसरी है कौन सी? यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 4, और यहाँ से 3। विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर, हिमालय का दूसरा पर्वत शिखर, और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। विश्व का तीसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर, हिमालय का तीसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर, भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर किसके बाद? K2 के बाद। लेकिन पूर्णतः भारत में स्थित भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर ये कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा, सिक्किम में हो जाएगा। उतार लो, पानी की बोतल देना।
देखो, हिमालय को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, मतलब है हिमालय ही, लेकिन इसका कुछ एक थोड़ा बहुत एक्सपेंशन कहाँ पर है, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, म्यांमार में भी है, भारत में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, बहुत सारी जगह पर है। तो इसे कहाँ कहाँ पर क्या क्या कहा जाता है अलग से, वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये तो लिख लिया ना सबने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में हिमालय को हिंदू कुश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से म्यांमार में क्या कहा जाता है हिमालय को, जो थोड़ा सा एक्सपेंशन है वहाँ पर, तो म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। वैश्विक नाम क्या है इसका, वैश्विक नाम वही है जो बार बार बोल रहा हूँ, हिमालय है। और एक नोट डाल के लिख लो भाई साहब, नोट डाल के ये लिखना है, ये क्या लिखा है मैंने, ये कौन सा है, अरुणाचली पढ़ना, आंध्र प्रदेश नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद ये देखेंगे हम हिमालय के दर्रे, दर्रे समझते हो ना क्या होते हैं, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, पास, मतलब वह संकीर्ण मार्ग जिससे होकर ज़्यादातर मामलों में प्राचीन काल से तो पहले कोई नदी बहा करती थी, उसके बाद में नदी ने मार्ग बदल लिया, लेकिन वो दर्रा, वो मार्ग नदी का बना हुआ रह गया। दो पहाड़ों के बीच में जो सकरा मार्ग होता है वही क्या होता है, दर्रा होता है। आवागमन किया जाता है, पैदल भी जाते हैं, जहाँ पर मोटरेबल पास होते हैं, जहाँ पर साधन गुजर सकते हैं वहाँ से साधन भी गुजरते हैं। तो हेडिंग डाल लो, ये तो हटा दो ना भाई, हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे। ये तो हेडिंग हुआ, लेकिन हेडिंग से पहले एक आध चीज़ें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे पहली बात तो दर्रा होता क्या है, और दर्रा बताया था तब मैंने कल आपको साथ के साथ घाटी भी बताई थी, घाटी क्या होती है वापस समझ लो। देखो, ये कोई दो पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच से मार्ग गुजर रहा है, सकड़ा संकीर्ण, ये तो क्या हो जाएगा, दर्रा। और अगर ये कोई एक पहाड़ है और ये कोई दूसरा पहाड़ है, कम से कम दो होने चाहिए, दो से ज़्यादा कितने भी हो, दो पहाड़ों के बीच की निम्न भूमि
तो अपेक्षाकृत पूरी तरह से तो नहीं पर तुलनात्मक दृष्टि से समतल सपाट होती है। दो पहाड़ों के बीच की निम्न भूमि क्या कहलाती है? घाटी कहलाती है। ठीक है, मैंने अजमेर का एग्जाम्पल भी दिया था, आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, तो दर्रा लिख लो, लिखते जाओ ये तो साथ में। घाटी किसे कहा जाता है? तो या दो से अधिक अब मैंने आपको बताया था कि दर्रों को अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग पर्वतों में। जैसे हिमालय के दर्रों को क्या कहा जाता है? ला। एक आध एग्जाम्पल लिख लेंगे, जोजिला, नाथुला, और भी बहुत सारे, वो तो सारे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर बस मैंने एग्जाम्पल दिया है। अरावली में क्या कहा जाता है? अरावली में कहा जाता है नाल। बरकी नाल, केवड़ा की नाल इत्यादि। पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री में से कहा जाता है घाट। जैसे थाल घाट, पाल घाट। तो अरावली में इसे नाल कहा जाता है, हिमालय में इसे ला कहा जाता है, और सह्याद्री में इसे घाट कहा जाता है। एक आध एग्जाम्पल हमने लिख लिए, बाकी सबको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अगेन आ जाते हैं कहाँ पर? हिमालय के प्रमुख दर्रों पर। तो हिमालय में कौन कौन से स्टेट में
ये यूटीज़ में कौन कौन से दर्रे हैं, उनमें से भी कौन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसके आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उस पर और ज़्यादा थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए लिखो। डन। देखो बहुत सारी चीज़ें, दो चीज़ों को देखना, एक तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है जो समझने की है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो याद ही रखने की है। जैसे हिमालय के प्रादेशिक नाम है, पाकिस्तान में सुलेमान है, अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश है, तो उसमें समझने समझाने का ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, वो याद ही रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, पर्वतों की ऊंचाई है, पर्वत शिखरों की, वो याद ही रखनी पड़ेगी, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। हटा दूँ भाई? अब ध्यान दोगे, सबसे पहले ये दो को एक में लिख लेते हैं, चलो। लद्दाख अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, ध्यान दोगे? अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, एक तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर पीर पंजाल, इसी नाम से हमने आपको अभी पता हो, अभी थोड़ी देर पहले क्या भी पढ़ी है, माउंटेन रेंज भी। इसी प्रकार एक और माउंटेन रेंज और उसी नाम से दर्रा है, नाम है काराकोरम। ये दर्रा भी है, इसी नाम से माउंटेन रेंज भी है। एक है बनिहाल, एक है जोजिला, और हो जाएगा हारदुंगला। ठीक है, मैप याद होगा तो अब हम चाइना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अंदर की तरफ से। ठीक है, तो अब अगला स्टेट आ जाएगा कौन सा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी दो तीन दर्रे इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा है इसके, रोहतांग दर्रा। लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं रोहतांग, आपको पता होगा रोहतांग। एक है शिव किला, एक बड़ा लाचला। कई जगह बड़ा लाचला लिखा हुआ है, कई जगह बड़ा लाचला लिखा हुआ है, कल मैप दूंगा उसमें सारे दर्रे आपके बने हुए मिलेंगे, मैप ही में। हिमाचल प्रदेश से और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कौन सा स्टेट आएगा, नक्शा याद होगा जिन जिन को आइडिया लग पा रहा होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक तो है मान पास या मान दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, एक है लिपुलेख, फिर नेपाल आ जाता है, नेपाल को छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा अगला स्टेट कौन सा, सिक्किम। सिक्किम में दो दर्रे हैं मुख्य रूप से, और अभी तक जितने लिखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है जो मैं अब लिख रहा हूँ, नाम है इसका नाथुला, और एक है जेलेपला। लेकिन ये जेलेपला को कई किताबों में लिखा हुआ है झीलपला, एक ही बात है, दर्रा अलग नहीं है। फिर है
अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में एक तो है बोमडीला, एक पांगसाड़, एक हो जाएगा यांगयाप, एक दिहांग, एक है डीफू। डीफू भी बोल सकते हो इसको, कई किताबों में डीफू भी लिखा हुआ है। और एक दर्रा हो जाएगा कहाँ पर, मणिपुर में। इनमें से बता देता हूँ मेन जहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो यहाँ से, यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये जितने भी 10-12 कितने हैं, ये 5 और 8, हाँ तो 19 है कुल मिला के, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से भी कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है उस पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, चाहो तो आप भी कर सकते हो, और क्यों है वो भी बता देता हूँ, तो मैं यहाँ पर ही समझा दूंगा आपको। लिख लिया भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं काराकोरम दर्रे की, क्यों इम्पोर्टेंट है ध्यान दो। बात ऐसी है कि ये तो है पीओके वाला हिस्सा, और ये है कौन सा, पीओके, और ये है पीओके। इन दोनों ही हिस्सों को क्लेम भले ही हम करते हैं, लेकिन आज की डेट में हमारे पास नहीं है। काराकोरम माउंटेन रेंज गुजरती है कुछ यूं, और काराकोरम माउंटेन रेंज में ये ही पीओके वाले हिस्से में ये वाला दर्रा पड़ता है, कौन सा, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की विशेषता ये है कि ये इधर तो पड़ेगा चाइना और इधर पड़ेगा पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान के बीच में सड़क मार्ग के द्वारा जो व्यापार होता है ना दोस्तों, वो कौन से दर्रे के माध्यम से होता है, काराकोरम दर्रे के माध्यम से होता है, क्योंकि बिल्कुल पास में पड़ेगा। नक्शा पढ़ा है तो आइडिया लग जा रहा होगा कि बिल्कुल पास ही में है। आपको ये वाला जो कॉरिडोर है ऑलमोस्ट इसी को तो गो थ्रू करना है, बाद बाकी तो पास ही है। वरना कल को देखो, इसीलिए जो चीन और पाकिस्तान है ना, वो अपनी मर्जी से तो कभी ना तो इस क्षेत्र को ना कभी इस क्षेत्र को, मतलब ना तो इसको और ना इसको कभी भारत का हिस्सा मानेंगे। कारण है इसका, इसको भारत का हिस्सा मानने का मतलब क्या हुआ, इसको भारत का हिस्सा मानने का मतलब ये हुआ भाई कि ये जो कॉरिडोर है ये बिना भारत की मर्जी के, आप भारत पाकिस्तान सड़क मार्ग के द्वारा तो कम से कम व्यापार कर ही नहीं सकते फिर, ठीक है। और फिर दूसरा रास्ता बचेगा, वो क्या बचेगा, पूरे हिंद महासागर का चक्कर लगा कर जाना पड़े, तब जाके आप चाइना से पाकिस्तान कुछ भेज सकते हो। वो अपने आप में बहुत से भी बहुत ज़्यादा लंबा रूट हो जाएगा। कहाँ इतना सा रूट है, कहाँ ये पूरा लंबा रूट है, पानी के रास्ते टाइम भी ज़्यादा लगता है उसमें। तो ये है कौन से वाले हिस्से, कौन से वाला जो दर्रा है, काराकोरम दर्रे का इम्पोर्टेंस। फिर अगेन एक और दर्रा है जिसको मैंने बताया इम्पोर्टेंट है, ये पड़ेगा अपना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये मैं बता चुका हूँ कि कश्मीर पड़ता है यहाँ पर और जम्मू पड़ता है थोड़ा सा नीचे यहाँ पर। अब कश्मीर में तो बर्फबारी होती है, जम्मू में तो कोई बर्फ पड़ती नहीं, कभी नहीं पड़ती, लेकिन कश्मीर में बर्फबारी होती है। अब हम ये जानते हैं कि भाई जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो मार्ग है, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूँ, नेशनल हाईवे की,
ठीक है, NH की, तो उसका नाम है NH1A, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A या 1A जो भी बोल दो उसको। ये गुजरता है कौन से दर्रे से होकर? बनिहाल दर्रे से होकर। बेसिकली जम्मू को श्रीनगर से या शेष भारत को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। दूसरा ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाई जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है ना क्षेत्र में, तो ये दर्रा भी पैक हो जाता है पूरी तरह से, और दर्रा पैक हो गया मतलब हमारी सेना यहाँ पे एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं फंसी रह जाती है। ये हिस्सा पूरे भारत से अलग ही हो गया ना फिर। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, बनिहाल दर्रे के पैरेलली एक टनल बना दी, एक सुरंग बना दी, जो आज की डेट तक तो कम से कम भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। नाम उसका पहले बनिहाल सुरंग ही था। लंबाई है इसकी 11 किलोमीटर की सुरंग है ये, लेकिन अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रे में ही बनी हुई सुरंग है, तो यहाँ से रेल आ जा सकती है, मतलब हमारी अब साल भर कनेक्टिविटी बनी रह सकती है यहाँ से। इसका फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमारी सेना के लिए रसद है, आर्मामेंट्स वगैरह ये पहुँच पाते। दूसरी बात ये है कि भाई पाकिस्तान भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है कि उनको पता है परमानेंट यहाँ पर आर्मी है, उनके पास ना तो हथियारों की कोई कमी पहुँचने में कोई दिक्कत आएगी, ना खाना रसद वगैरह कोई पहुँचने में दिक्कत आएगी। पहले दिक्कत आती थी पर अब नहीं आती। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया बनिहाल दर्रे का, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है या शेष भारत को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है, खास तौर पे सर्दियों के दिनों में। ठीक, अगला हो जाता है, मैंने बताया खारदुंगला। खारदुंगला तो बस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास। अभी मोटरेबल पास का मतलब क्या हुआ, ऐसा दर्रा जिससे होकर वाहन गुजर सकते हैं, वो है मोटरेबल पास। फिर एक मैंने आपको बताया रोहतांग दर्रा। देखो यहाँ पर पड़ेगा हिमाचल प्रदेश, और ये यहाँ पर पड़ेगा तिब्बत, और तिब्बत में हिंदुओं का एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, सबने नाम सुना है, एक क्या दो है बेसिकली। इसका नाम है कौन सा पर्वत, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत अगर आपको देखना है तो आप इस झील के किनारे खड़े हो जाएं। इसका प्रोनाउंसिएशन बदल दिया हमने, इसका सही नाम क्या था, जिसको हमने बदल कर क्या कर दिया, मानसरोवर। एक सै को खा गए कुल मिला के ये, तो मानस सरोवर या मानसरोवर जो भी बोल दो। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत ये हिंदुओं का बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। दूसरी बात आप जानते हैं कि चाइना में पड़ता है तिब्बत का मतलब, चाइना में, तो चाइना जितनी परमिशन देता है जितने लोग जा पाते हैं। और चाइना ने हाल फिलहाल में इस पर रोक लगा रखी है, जो कह के रोक लगा रखी है ना, उसको सुन ले आदमी तो सर पकड़ ले। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पहले 1500 लोगों को अलाउ करता है, वो भी पैदल, ठीक है, इंडिया के। और कि नहीं, यहाँ पे क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये वो देश बोल रहा है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, चाइना। 200 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली। यहाँ पे हमारे 1000 आदमी वो भी पैदल, कोई साधन नहीं चला रहे, कोई कुछ नहीं चला रहे। इनकी वजह से पहाड़ पिघल जाएगा पूरा, और तुम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है कार्बन एमिशन करते हो, और उसके बाद ये कहते हो कि नहीं यहाँ पे, वो बहाना कुछ तो बहाना चाहिए होता है। तो ये तरीका है इनका रोकने का। तो अगर भारत से सीधा यहाँ पर पहुँचना है तो रास्ता निकल के आएगा कहाँ से, रोहतांग से। हालांकि मैं आपको बात बता दूं कि इसके 4 रास्ते हो रहे हैं, बाकी के चारों रास्ते जाते हैं नेपाल होते हुए। आज की डेट में भारत से सीधा रास्ता जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील पे पहुंचता है, वो कौन से दर्रे से होकर जाता है, रोहतांग। और सबसे ज़्यादा कठिन रास्ता भी यही है, 2-3 दिन तो सीधे सीधे मान लो बर्फ़ में चलना पड़ता है। तो ये है सिनेरियो। अगला दर्रे की हम बात कर लेते हैं। तो अगला दर्रा है, तीनों ही दर्रे लपेट लेते हैं एक बार में। ये तो हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पर ये है उत्तराखंड। तीनों दर्रे यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मामला समझने का प्रयास करना। देखो 1958 में, बात को ठीक से समझो, बात मत करो दोस्तों। 1958 में चाइना ने तिब्बत को 2 ऑप्शन दिए थे। तिब्बत आज भी तो तिब्बत ये कहता है हमको तो अलग होना है, चाइना में रहना ही नहीं है। तिब्बत को 2 ऑप्शन दिए चाइना ने, या तो हम में शामिल हो जाओ, और अगर हम में शामिल नहीं हो रहे तो देश छोड़ के चले जाओ। उस टाइम पर लाखों तिब्बती शरणार्थी भारत आए थे। और किसके साथ भारत आए, आपको पता होगा, तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु है दलाई लामा।
सबने नाम सुना है, तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु है। तो 1958 से लेकर और आज दिन तक यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, जिला है इस नाम से, नाम है धर्मशाला का मतलब सराय नहीं है, इस जिले का नाम ही धर्मशाला है। और दुनिया का सबसे ऊंचा जो क्रिकेट ग्राउंड है वो भी धर्मशाला में ही है। तो ये यहाँ पर निवास करते हैं आज की डेट में। कौन? दलाई लामा, तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु। और वो जब भी कहीं विदेशों में जाते हैं तो चाइना की बुराई करते हैं, और इसलिए चाइना का ऑब्जेक्शन है कि भाई दलाई लामा को निकालो यहाँ से, हम पकड़ के लेके जाएंगे। भारत ऐसा कर नहीं रहा है, कब से नहीं कर रहा है। 1958 से हमने शरण दी तिब्बतियों को। सर्दियों के दिनों में अपने यहाँ पर मार्केट लगता है ना, देखा होगा, उस पर ऊपर क्या लिखा था? तिब्बती मार्केट नहीं होता है, पूरा पढ़ना कभी, तिब्बती शरणार्थी मार्केट होता है। जब यहाँ से निकाल दिया गया था तो हमने इनको शरण दी, तिब्बती शरणार्थियों को हमने शरण दी थी उस टाइम। और इसीलिए ये जो भी कपड़े बेचते हैं, वरना आप एक टॉफ़ी भी खरीदोगे ना 1 रुपये वाली, तो उस पर भी रैपर पे लिखा हुआ है ऑल टैक्सेज आर इंक्लूडेड। बहुत सारे टैक्स होते हैं उस पर भी। लेकिन तिब्बती जो भी चीज़ बेचते हैं उन पर हम टैक्स देते हैं, लेकिन उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि भारत ये मानता है कि हमारे मेहमान एक तरह से, या हमारे शरणागत, हमारे शरण में आए, उनसे क्या ही कर लेना। लेकिन ये देखे चीज़ों को महंगे करते जा रहे हैं। अब स्वेटर खरीद के लेके आओ, 2-3 हज़ार रुपये से नीचे कोई ढंग के स्वेटर नहीं आती। ये सस्ता नहीं करते, 1 रुपये भी सस्ता नहीं करते। और अब तो चीज़ें भी वैसी नहीं देते, और ऊपर से हमारे ही घर में रह रहे हैं। लेकिन ठीक है, लोग ठीक होते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। जब लूट ही रहा है तो कोई लूट लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर आकर बस गए। ये 3 रास्तों से आते हैं हर साल, नीति, माना और लिपुलेख, तीनों दर्रों से आते हैं पूरे तिब्बत से। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाले 3 दर्रों का इंपॉर्टेंस, यहाँ से आते हैं तिब्बती शरणार्थी। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला दर्रा जो मैंने इंपॉर्टेंट दर्रा बताया, जो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब तक जितने बताए उनमें, इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है मैंने, नाथुला। ठीक है, समझो क्यों है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये तो मुख्य भारत हो गया, और यहाँ पर 7 सिस्टर्स हो गई। और 7 सिस्टर्स से पहले यहाँ पर एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम में ये दर्रा रहा, नाथुला। भाई पहली बात तो भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता है, वो ये मान लो 99% व्यापार होता ही किस माध्यम से? जल मार्ग के माध्यम से होता है, क्योंकि आसान पड़ता है। ठीक है, फिर भी जो 1% या इससे कम व्यापार जो सड़क मार्ग के माध्यम से होता है भारत और चीन के माध्यम से, वो अधिकांश व्यापार कौन से दर्रे के माध्यम से होता है? नाथुला दर्रे से होता है ज़्यादातर। वैसे होता नहीं है यहाँ से व्यापार, पर ना कुछ के बराबर जो व्यापार होता है सड़कों के माध्यम से, वो नाथुला दर्रे के माध्यम से होता है। देखो, भारत और चाइना का ट्रेड है ना दोस्तों, पिछले वित्तीय वर्ष में पहुंच गया था कितना? 126 बिलियन डॉलर। इस अमाउंट को समझते हो कितना? ये तो आप जानते हो कि यहाँ पर पेंगोंग सो पर जब लड़ाई झगड़े हुए थे तो हमारे 19 भाई मारे गए, यहाँ पर मारे गए कहना गलत है, शहीद हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तो कम से कम असल नंबर बताया ना, जो भी लोग शहीद हुए हमने बताया। पहले तो बता रहे एक ही मरा है, कितने कितने बहादुरी हो गए चीनी, तो हमारे 19 शहीद कर दिए। एक ही आदमी कैसे लड़ रहा है? ऐसे जैकी चैन है क्या वो? कुछ ही चल रहा था बाद में। और रशियन मीडिया ने क्लेम किया कि नहीं, इनके साथ 54 मरे, यूएस मीडिया बोल रहा है कि इनके 35 मरे। मतलब अलग अलग डेटा, आज तक नहीं बताया, अपनी खुद की जनता को भी नहीं बताया कि कितने लोग वहाँ पर उनके सैनिक जो है शहीद हुए। पर एक तरफ तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो गए पेंगोंग सो पे, आपको पता होगा, लद्दाख में, और दूसरा हम व्यापार भी चीन के साथ सबसे ज़्यादा करते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार आज की डेट में अगर कोई देश है तो कौन है? चीन। और ये मेरे लिए भी और ये आप लोगों के लिए भी कह सकते हैं काइंड ऑफ शर्म की बात है। अगर यहाँ पर 10 लोग बैठे हुए हैं ना, तो 10 लोगों में से 8 लोगों की जेब में चाइनीज़ मोबाइल है। कंपनी तो चाइनीज़ है, बन भले ही कहीं रहा हो, वीवो, ओप्पो, रेडमी, रियलमी, शाओमी, वन प्लस। क्या है किया? क्या था चाइना ने किया? ये कि आपको पता होगा आज के 10-12 साल पहले वो 4-4 स्पीकर वाले, 4-4 सिम ठूस रखे, वैसे टंडेरे से मोबाइल बजते थे तो कान दुखते थे, वैसे मोबाइल आए थे। उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भारत में थी, आप यकीन करोगे? नाम सबने सुना है उस कंपनी का, इंडियन मोबाइल कंपनी। वो उस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी थी, इसका नाम था माइक्रोमैक्स।
चाइना ने क्या किया, जो चीज़ माइक्रोमैक्स 7,000 रुपये में दे रहा है, वही सारी चीज़ें कितने हज़ार रुपये में देना शुरू कर दी, 4,000 रुपये में। 4,000 में खुद को नहीं पड़ रहा था इनको, मतलब नुकसान में भी दिया है। कारण क्या था? कारण ये था कि भाई एक बार इन तक पहुंच जाए ये चीज़ कैसे भी। माइक्रोमैक्स के इतना बजट नहीं था, क्योंकि इन कंपनियों को, ये ओप्पो, रियलमी, रेडमी, इनको चाइना की सरकार की बैकिंग थी। सरकार ही पैसा दे रही थी कि उतारो मार्केट में पैसा, डंपिंग करो। डंपिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम पैसे पे मार्केट में वैल्यू उस चीज़ को उतार देना, वो होता है डंपिंग करना। तो जब डंपिंग कर रहे थे तो उससे दिक्कत क्या हो गई? उससे दिक्कत ये हो गई भाई कि ये कंपनी ज़्यादा स्ट्रगल कर नहीं पाई और बंद हो गई। कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, और कहाँ सिमटी नहीं, ख़त्म ही कर दी। और इसको ख़त्म करने के पीछे हाथ रहा हम भारतीयों का, क्योंकि हमने ये खरीदना शुरू कर दिया। और अब जब ये खरीदना हमने शुरू कर दिया तो वो साल है आज के 10-12 साल पहले का, और अब का साल उठा के देख लो, जो चाइना चाहता था वो हुआ कि नहीं हुआ। आज सबकी जेब में चाइनीज़ मोबाइल है, और ये रेडमी, रियलमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो और फलाना नहीं क्या क्या, 1-1, 2-2 लाख रुपए के फ़ोन भी आ रहे हैं ना, हम खरीद रहे हैं। और ये तब खरीद रहे हैं जब इन्होंने यहाँ पे गाली दी थी हमको। आप जाओ तो मेरा स्टेटमेंट चेक कर लेना, क्रॉस चेक। इन्होंने ये कहा था कि भारतीयों क्या औकात है हमारे सामने। उनको तो गुड मॉर्निंग भी अब बोलते हैं, इसका मतलब समझ रहे हो ना? अलार्म भरते हैं कौन से मोबाइल में? चाइनीज़ मोबाइल में, कि ये तुम्हारी औकात है, हमसे लड़ने चले आए। कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही है ना। दीपावली पे दिया बनता है, कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है उसमें, सोच के देखो। लेकिन हम हो रखें टेक्नो फ्रेंडली। हम आजकल मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहे, अब अपन बड़े लोग हो चुके हैं। अब अपन वो जेल वाले, वो जेली वाले, फलाना ढीमका, वो खरीदते हैं। मिट्टी के दिए भी चीन से बन के आ रहे हैं। चाइना में नहीं बनती दीपावली, यहाँ बनती है। लेकिन खरीदते कहाँ से हम? चाइना से। तभी तो फिर उनको गाली देने का अधिकार है। इन 126 बिलियन डॉलर में से हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से 100 बिलियन डॉलर का, और एक्सपोर्ट करते हैं मात्र 26 बिलियन डॉलर का। अब तो ये भी घट गया। खरीदते ही खरीदते हैं, देते कुछ है ही नहीं। तो व्यापार घटा और हो रहा है। हम बहुत बड़े ग्राहक हैं चाइना के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनाने वाला देश है। वो बनाता है और हम खरीदते हैं। इधर हमारे लोगों को मारता है और इधर गाली भी देता है, और हम सुनते भी, और फिर भी वही खरीदेंगे। गारंटी दे रहा हूँ, अगला मोबाइल चाइनीज़ ही खरीदोगे तुम लोग। मैं नहीं खरीदूंगा, पर मैंने जो खरीदना था खरीद लिया। और ये व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं खरीदूंगा। चाहे मैं नोकिया खरीद लूँगा, मैं जो मर्जी पड़े खरीद लूँगा। सैमसंग खरीद लेंगे, सैमसंग कोरियन कंपनी, क्या दिक्कत है? इतने बुरे भी नहीं होते, अच्छे नहीं होते तो, और होंगे बुरे होंगे तो। जब लूट ही रहा है, इंडियन खरीद लो। माइक्रोमैक्स जब लूट ही रहा है तो अपना ही लूट ले, कोई दिक्कत नहीं। विदेशी लूट रहे हैं, ये लूट रहे हैं, अपना ही लूट लेगा। तो ये वाला मामला है। तो ये नाथुला समझ में आ गया। और एक अंतिम समझा रहा हूँ, यहाँ पर है तुजू दर्रा, मणिपुर में। तुजू दर्रे की इंपॉर्टेंस क्या है समझना। ये मणिपुर है, और मणिपुर इधर बॉर्डर शेयर करेगा किससे? म्यांमार से। मतलब भारत और म्यांमार के बीच में जो व्यापार होता है वो कौन से दर्रे के माध्यम से होता है? तुजू दर्रे के माध्यम से होता है। तो ये कुछ एक दर्रे हमने यहाँ पर देख लिए, जो मेन दर्रे थे उनके बारे में, ठीक है। तो तुजू दर्रे तक मैंने आप लोगों को बता दिया। डिफू दर्रे के माध्यम से भी वही होता है। दियांग दर्रा है, उसके माध्यम से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। तो इन सब चीज़ों को लिखवा भी दूंगा मैं कल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।